साथियों, अभी तक हम पढ़ चुके थे कि 1303 ईस्वी जो 26 अगस्त का दिन था, तो रावल रतन सिंह जी की मृत्यु हो जाती है और पद्मिनी जी जौहर कर लेती हैं 1600 स्त्रियों के साथ। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त कर देते हैं, लेकिन वो 1311 ईस्वी तक रहते हैं प्रशासक। और उसके बाद में उनको राजपूत परेशान करने लगते हैं कि यहाँ तू कौन। और राजपूतों के उत्पात से परेशान होकर खिलजी मालदेव सोनगरा चौहान को नया प्रशासक बना देते हैं, जो 1311 से 1326 ईस्वी तक चित्तौड़ के प्रशासक रहते हैं। इसी समय के दौरान कुछ घटनाएं घटती है। अब हम वहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं हमारे सभी साथी गणों को बता देना चाहता हूँ कि मैं शिवजीराम बलोदा यहाँ पर राजस्थान हिस्ट्री की जो सीरीज़ लेके चल रहा हूँ, उसमें एक बार फिर से आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सबको बारंबार प्रणाम। तो साथियों, अब शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं महाराणा हमीर के बारे में, यानी रावल रतन सिंह, जो कि अंतिम रावल थे, यानी रावल ब्रांच खत्म हो जाती है। तो आपको ये स्मरण रखना है कि रतन सिंह अंतिम रावल शासक थे, ठीक है। और अब हम बात करेंगे राणा साका की। तो एक बार थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं और आपको हम लेके चलना चाहेंगे उसी युद्ध में जो 26 अगस्त 1303 को अलाउद्दीन और रतन सिंह के मध्य हुआ था। तो बात मैंने बता दी है कि अंतिम रावल थे रतन सिंह, और इसमें रतन सिंह मारे जाते हैं। तब क्या होता है, उस युद्ध में अकेले रतन सिंह ही नहीं मारे गए थे, बल्कि रावल रतन सिंह के साथ साथ सिसोदा ग्राम के जागीरदार लक्ष्मण सिंह, ध्यान से सुनना, चित्तौड़गढ़ में ही सिसोदा शाखा थी, सिसोदा ठिकाना था। तो सिसोदा के सामंत थे लक्ष्मण सिंह और वहाँ के जागीरदार थे ये। तो लक्ष्मण सिंह भी अपने सभी पुत्रों सहित खेत रहे, यानी ये भी युद्ध में मारे गए। खेत रहना एक मुहावरा होता है, इसका अर्थ होता है मृत्यु को प्राप्त करना, मृत्यु का आलिंगन प्राप्त करना, ठीक है। अब सिसोदा ग्राम का नया जागीरदार बन के आता है लक्ष्मण सिंह का पोता हमीर, ठीक है। तो अब सिसोदा के जागीरदार हो जाते हैं हमीर। तो मैंने आपको बताया कि लक्ष्मण सिंह अपने सभी पुत्रों सहित मारे जाते हैं। तो यानी परिवार में कोई नहीं बचता है पोता, और पोते का नाम होता है हमीर। तो यहाँ से ध्यान रखना, हमीर कौन थे? सिसोदा ग्राम के रहने वाले जागीरदार थे। देखो, हमीर स्वाभिमानी थे और स्वाभिमान के कारण अपने पुराने खोए हुए गौरव को वापस प्राप्त करने की उत्कंठा इनके दिल में हमेशा बनी रही। तो इसीलिए अब इन्होंने सीधे सीधे मालदेव सोनगरा चौहान को चुनौती देना शुरू हो गया। इन्होंने सीधा ही ऐसा करना शुरू कर दिया। उनको सीधा चुनौती देना इनका कारण बन गया, क्योंकि ये स्वाभिमानी थे और अपने वंश गौरव को पुनः प्राप्त करना चाहते थे। ये कहीं ना कहीं ये मानते थे कि चित्तौड़गढ़ पर हमारा अधिकार है, यानी हमारा ही शासन चलना चाहिए। अब आगे, ठीक है। तो साथियों, जैसा कि मैंने पहले बता दिया, आज हमारे अध्ययन का मुख्य बिंदु होगा महाराणा हमीर। इनका शासनकाल है 1326 से 1364 एडी तक, यानी 1303 से 1311 तक तो रहते हैं कौन शासक? यहाँ पर रहते हैं खिज्र खां। और 1311 से 1326 तक रहते हैं मालदेव सोनगरा। और 1326 से मालदेव को अपदस्थ करके या उनकी मृत्यु हो जाने के बाद में उनकी जगह अब वापस गुहिल वंश के ही वंशज शासन करने लगते हैं, जिनका नाम होता है महाराणा हमीर। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ से इस वंश को सिसोदिया वंश भी कहा जाने लगा है, क्योंकि महाराणा हमीर का संबंध सिसोदा ग्राम से था, ठीक है, सिसोदा जागीर से था। हाँ, तो देखो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, होता यूँ है कि हमीर मालदेव पर लगातार हमले जारी रखता है, ठीक है। तो उससे परेशान होकर मालदेव ने अपनी पुत्री का संबंध महाराणा हमीर से कर दिया, यानी हमीर से कर दिया, और इनको दामाद बना लेते हैं मालदेव सोनगरा। लेकिन फिर भी अटैक रुकने का नाम नहीं लेते, यानी हमीर लगातार मालदेव की जागीर पर अटैक करता रहता है और चित्तौड़ को कहीं ना कहीं वापस अपने कब्जे में करने की पूरी कोशिश करता है। देखो, ऐसा करके जो विवाह संबंध इन दोनों में हो जाता है कि मालदेव इन्हें अपना दामाद बना लेते हैं हमीर को, और लगभग आधा मेवाड़ इनको दे देते हैं।
कि अब तो शांति रहेगी, लेकिन शांति नहीं रहती है। हमीर लगातार अटैक कर रहे होते हैं मालदेव के ऊपर और ये दावा कर रहे होते हैं कि ये हमारे पूर्वजों की रियासत है, हमारे पूर्वजों का राज्य है, ये हमें ही मिलना चाहिए। तो 1326 एडी में मालदेव की इन्हीं परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है और मालदेव की मृत्यु होते ही हमीर होते हैं वो संपूर्ण मेवाड़ पर अपना अधिकार कर लेते हैं, यानी वापस जो प्रतिष्ठा इन्होंने खोई थी अलाउद्दीन से हार कर, वापस ये उस प्रतिष्ठा को प्राप्त करने में सक्षम और समर्थ हो जाते हैं। तो बात कर लेते हैं इन्हीं हमीर की। दादा का नाम हमें पता चल चुका है लक्ष्मण सिंह जी, और पिता की बात करें तो पिता का नाम था अरी सिंह, और इनके पिता भी दादा के साथ ही उसी युद्ध में खेत रहे थे अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ। तो देखो, संपूर्ण राज्य वापस प्राप्त कर लेने के कारण महाराणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो महाराणा कुंभा ने लिखवाई थी, इनके वंशज थे बाद में महाराणा कुंभा, तो कुंभा ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में अपने इस महान पूर्वज को विषम घाटी पंचानन कहा है। और ऐसा इन्होंने ये कहा है कि विकट परिस्थितियां या युद्ध की परिस्थितियों में ये शेर के समान व्यवहार करते थे, तो इसी वजह से इनको विषम घाटी पंचानन कहा गया है। तो विषम घाटी पंचानन और मेवाड़ का उद्धारक किसे कहते हैं? तो हमीर सिसोदिया को कहते हैं। ये प्रथम सिसोदिया हैं, यो भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ से अब गुइल की जगह सभी राजाओं में, वंशज तो गुइल के ही है, लेकिन अब रावल की जगह सभी राजाओं के नाम के आगे राणा लगते हैं, तो ये राणा शाखा के प्रथम शासक हो जाते हैं, यो मान लें अपन हमीर। बात करते हैं, ये सीट प्राप्त कर लेते हैं 1326 में, और वर्ष 1336 में दिल्ली सल्तनत पर अब तुगलक वंश का शासन रहता है और वहाँ के सुल्तान होते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक, जिनको इतिहास में पागल सुल्तान कहा गया है, वही मोहम्मद बिन तुगलक हत्यारे टाइप के आदमी थे ऐसा नहीं, इनको रक्त पिपासु कहा गया है ग्रंथों में। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने वापस चित्तौड़ पर आक्रमण किया 1336 एडी में। सिंगोली नामक स्थान पर युद्ध हुआ और इसे सिंगोली का युद्ध कहते हैं। ये सिंगोली बांसवाड़ा जिले में पड़ता है अभी, और इस सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को हरा दिया जाता है। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक को हरा दिया जाता है और यहाँ राणा हमीर वापस, जैसा कि अपने नाम को चरितार्थ करते हैं, विषम घाटी पंचानन, यानी नाम को चरितार्थ करते हैं। उसके बाद में एक और उपलब्धि है इनकी कि हमीर ने चित्तौड़गढ़ में, कहाँ? चित्तौड़गढ़ में अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया था। तो ये भी याद रखें आप कि सिंगोली का युद्ध, अन्नपूर्णा माता का मंदिर, मेवाड़ का उद्धारक और विषम घाटी पंचानन। ठीक है, और पहले सिसोदिया। तो ये कुछ फैक्ट थे हमीर के। अब बात करते हैं अगले शासक की। हमीर की मृत्यु के बाद जो 1364 एडी में इनकी मृत्यु हुई, तो इनका पुत्र यानी राणा हमीर का पुत्र राणा क्षेत्र सिंह शासक बनता है मेवाड़ का। ये 1364 से 1382 एडी इनका कार्यकाल रहता है और इनको शॉर्ट नेम में खेता कहते हैं, यानी इन्हीं का उपनाम है राणा खेता या राणा क्षेत्र सिंह। वास्तविक नाम था राणा क्षेत्र सिंह। ठीक है, ये क्या करते हैं कि ये भी अपने पिता की तरह बहुत बहादुर व्यक्ति थे और इन्होंने अजमेर, जहाजपुर, मांडल और 56 क्षेत्र को जीतकर फिर से चित्तौड़गढ़ में मिला लिया, यानी चित्तौड़गढ़ साम्राज्य का इन्होंने विस्तार किया। और इन्होंने मालवा के शासक, जो गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच में रियासत थी मालवा, मध्य प्रदेश तो उस समय रियासत थी ही नहीं। ठीक है, तो दिलावर खां जो मालवा के शासक थे और मोहम्मद गोरी के वंशज, दिलावर खां गोरी, मोहम्मद गोरी के पूर्वज, मोहम्मद खान लोधी है ना वो, उसके पूर्वज, तो उसी पूर्वज दिलावर खां गोरी को ये हरा देते हैं। और ऐसा करने के बाद में यहीं से शुरुआत होती है मालवा मेवाड़ संघर्ष की। तो आपसे बहुधा प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मालवा मेवाड़ संघर्ष किस राणा के कार्यकाल में शुरू हुआ, तो हमारा जवाब होना चाहिए राणा क्षेत्र सिंह या राणा खेता। आगे बात करें, इन्होंने बूंदी को जीतने का प्रयास किया और उस समय बूंदी के शासक थे लाल सिंह हाड़ा। जैसा कि हम जानते हैं बूंदी पर हाड़ा चौहानों का शासन चलता था, तो लाल सिंह हाड़ा तत्कालीन शासक थे। दोनों के मध्य युद्ध होता है राणा खेता और लाल सिंह हाड़ा के मध्य, और दोनों की ही इस युद्ध में
मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये वर्ष है 1382 AD। तो आज का हमारा अध्ययन कार्य काफ़ी संक्षिप्त था, लेकिन आज हम यहीं विराम देंगे हमारे अध्ययन कार्य को। साथियों, उम्मीद है हमेशा की तरह आपको आज भी मेरा अध्ययन कार्य पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद। आपको आज भी यदि मेरे प्रयास पसंद आते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथियों, जैसा कि थंबनेल में मैंने डाला था कि ये चैट जीपीटी से भी उत्तम प्रकार की सामग्री आपको यहाँ मिलेगी, तो आप चैट जीपीटी जो इन दिनों में कोहराम सा मचाया हुआ है इंटरनेट की दुनिया में, तो आप चेक कर लेना, वहाँ से भी अच्छी सामग्री आपको यहाँ मिलेगी। अन्य इस संबंध में मेरे को अन्य किसी भी प्रकार का कोई संबोधन या उद्बोधन अभी यहाँ नहीं देना है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद साथियों।